छत्रसाल देश के उन इने गिने महापुरुषों में हैं जिन्होंने अपने बल, अपनी बुद्धि तथा अपने परिश्रम से बहुत साधारण स्थिति में अपने को बहुत बड़ा बना लिया। सोचने में तो ऐसा लगता है कि ऐसा संभव भी नहीं हो सकता। विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे संभव हो गया। छत्रसाल के पिता का नाम चंपत राय था। उनका जीवन सदा रणक्षेत्र में ही बीता। वे भी बड़े वीर थे। उनकी रानी भी सदा उनके साथ लड़ाई के मैदान में जाती थी। उन दिनों रानियां बहुधा अपने पति के साथ रण में जाती थी और पति को उत्साहित करती थी। जब छत्रसाल अपनी माता के पेट में थे तब भी उनकी माता चंपत राय के साथ रणक्षेत्र में ही थी। चारों तरफ तलवारों की खनखनाहट और गोलियों की वर्षा हो रही थी। रक्त से पृथ्वी लाल हो रही थी और मार काट के शब्द हवा में गूंज रहे थे। ऐसे ही वातावरण में छत्रसाल का जन्म हुआ। यूरोप का विख्यात महापुरुष नेपोलियन भी ऐसे ही वातावरण में पैदा हुआ था। वह बड़ा ही योग्य और विख्यात सेनापति हुआ। कहा जाता है कि जन्म के समय जो वातावरण होता है उसी का प्रभाव संतान पर पड़ता है। छत्रसाल पर रणभूमि का पूरा प्रभाव पड़ा। इनका जन्म एक पहाड़ी गांव में सन 1648 ईस्वी में हुआ था। उस समय इनके पिता इनकी माता के साथ मुगलों की सेना से बचकर भागे हुए थे। इसलिए जन्म के समय कोई विशेष समारोह अथवा उत्सव नहीं मनाया गया। जन्म के बाद छत्रसाल के 6 महीने पहाड़ी तथा जंगली प्रदेश में बीते। एक ओर रण की भयंकरता थी और भय था कि कब बैरी की सेना आक्रमण कर दे। दूसरी ओर प्रकृति की सुंदर निर्मल छटा थी। इस समय की एक घटना से उस समय की अवस्था का पता चलता है। छत्रसाल के पिता इनकी माता और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में भोजन बनाकर खा रहे थे। छत्रसाल की अवस्था उस समय मात्र 7 महीने की थी। अचानक मुगलों की सेना ने घेरा डाल दिया। सब सैनिक अपनी रक्षा के लिए भाग गए और उन्हीं के साथ चंपत राय और उनकी रानी भी भाग गईं। एक कोने में धरती पर पड़े इस नन्हे बालक को किसी ने नहीं देखा और वह वहीं पड़े रहे। बाद में चंपत राय ने जब देखा कि छत्रसाल मेरे साथ नहीं है तब उन्हें ढूंढने के लिए सिपाही भेजे गए। एक सिपाही उन्हें उठाकर ले आया। छत्रसाल को पाकर चंपत राय के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, परंतु उन्होंने सोचा कि इस प्रकार के जीवन में छत्रसाल को अपने पास रखना ठीक नहीं है। दूसरे ही दिन रानी छत्रसाल को लेकर मायके चली गईं। 4 साल तक छत्रसाल वहीं रहे। उसके बाद पिता के पास आए। इस अवस्था में भी छत्रसाल बड़े साहसी और निर्भीक थे। जहां मार काट से लोग भय खाते, छत्रसाल तनिक भी नहीं डरते थे। बंदूकों और तोपों की गरज से उन्हें आनंद आता और वे यह सब देखने को उत्सुक रहते थे। इनके खिलौनों में असली तलवार भी थी। इनका मुख तेज से भरा था। इनके खेल भी रण के खेल होते थे। प्राय सभी लोग कहते थे कि वह अपने जीवन में पराक्रमी और साहसी पुरुष होंगे। इनके गुणों के कारण ही इनका नाम छत्रसाल रखा गया। इसके अतिरिक्त आचार व्यवहार के गुण भी बालपन में ही थे। जो सरदार चंपत राय से मिलने आते थे उनसे यह विनम्रता से मिलते और वहां की रस्म के अनुसार चरण वंदन करते थे। इन्हें बाल्यकाल में चित्र बनाने का बहुत शौक था। ये हाथी घोड़े, तोप और बंदूक सवार सैनिक का चित्र बनाया करते थे। धर्म की ओर भी बालपन से ही रुचि थी। प्रतिदिन मंदिर में जाते और बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना करते थे। रामायण तथा महाभारत की कथा जब भी होती तो बड़े मन से सुनते थे। 7वें वर्ष से इनकी शिक्षा नियमित ढंग से आरंभ हुई। उस समय ये अपने मामा के यहाँ रहते थे। पुस्तकों की शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी इन्हें दी जाती थी। 10 वर्ष की अवस्था में ही ये कुशल सैनिक हो गए। उस समय जितने अस्त्र शस्त्र थे उन्हें कुशलता से चलाना
ये सीख गए थे। जंगली जंतुओं का शिकार चतुराई तथा निर्भीकता से करते थे। हिंदी कविता तथा अनेक धार्मिक पुस्तकें इन्होंने पढ़ ली थी। केशवदास कृत रामचंद्रिका इन्हें बहुत प्रिय थी। छत्रसाल की अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। यह सूचना एक सैनिक ने इन्हें दी। छत्रसाल उस समय बहुत दुखी हुए, किंतु उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने आप को संभाला और भविष्य के विषय में सोचने लगे। छत्रसाल की अवस्था इस समय विचित्र थी। सारी जागीर छीन चुकी थी। इनके पास न सेना थी न पैसे थे। इन्होंने भविष्य का चित्र अपने मन में बना लिया और अपने काका के यहां चले गए। वहां कुछ दिन रहने के पश्चात इन्होंने अपनी योजना अपने काका को बताई। युद्ध की बात सुनकर इनके काका बहुत डरे। उन्होंने मुगलों की महाशक्ति का विवरण बताया और कहा कि युद्ध करना बेकार है। काका ने छत्रसाल को शांत रहने का उपदेश दिया। काका की बात इन्हें अच्छी न लगी और ये बड़े भाई के पास चले आए। बड़े भाई और ये एक ही मत के थे। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड का राज्य पुनः स्थापित करने की योजना बनाई। पहला काम तो सेना एकत्र करना था, किंतु इसके लिए धन की आवश्यकता थी। इनके माता के गहने एक गांव में रखे थे। दोनों उसे लाए और उसे बेचकर छोटी सी सेना तैयार की। इसके बाद से छत्रसाल का जीवन युद्ध करते ही बीता। ये बहुत चतुर थे। इन्होंने जब जिसे आवश्यकता पड़ी उसकी सराहना की। इनके लड़ने का ढंग इतना योग्यतापूर्ण होता था कि कदाचित ही कोई युद्ध ऐसा हुआ हो जिसमें छत्रसाल की हार हुई हो। जब ये देखते कि बैरी की सेना मेरी सेना से अधिक है तो बड़ी चतुराई से अपनी सेना हटा लेते थे। शत्रु सेना की संख्या से इन्हें कभी घबराहट नहीं हुई। जहां जहां लड़ते थे वहां जो इनकी अधीनता स्वीकार कर लेता था उसे छोड़ देते थे। जो अधीनता स्वीकार नहीं करता था उसकी सारी संपत्ति लूट लेते थे। लूट की संपत्ति का बहुत अधिक भाग सैनिकों में बांट देते थे। लूट चोरों या डाकुओं की भांति नहीं होती थी और उस स्थान के निवासियों पर क्रूरता या निर्दयता का व्यवहार नहीं किया जाता था। साधारण जनता की संपत्ति से इन्हें कोई लगाव नहीं था। ये बस राजा या जागीरदार की संपत्ति लेते थे। जिस समय इन्होंने अपनी माता के गहने बेचकर सेना तैयार की थी, लगभग 300 सैनिक इनके पास थे। धीरे धीरे इनकी सेना बढ़ती गई, यहां तक कि औरंगजेब को भी इनकी बड़ी सेना का समाचार पाकर चिंता होने लगी और उस शक्ति की बाढ़ को रोकने के लिए अनेक बार उसे अपनी सेना भेजनी पड़ी। छत्रसाल की शक्ति औरंगजेब की सैनिक शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं थी। फिर भी छत्रसाल को वह कभी हरा न सका। इसके 3 कारण थे। पहली बात तो यह थी कि छत्रसाल के लड़ने का ढंग बहुत कौशलपूर्ण था। ये और इनके भाई सेना का संचालन करते थे। ये पहाड़ी प्रदेशों में लड़ने में बहुत माहिर थे। इन स्थानों की इन्हें विशेष रूप से जानकारी थी। जब अवसर मिलता वे भाग जाते थे और औरंगजेब की सेना लाख सिर मारने पर भी इन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती थी। तीसरी बात यह थी कि इनके सैनिक बड़े साहसी और वीर थे। इनकी विजय का हाल जो बुंदेला सुनता इनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता था और इन्हें सदा सहायता देता। इन्हीं सब कारणों से यह बात हुई जो कभी संभव न लगती थी, और वह यह थी कि बड़े बड़े सेनापति औरंगजेब की ओर से आए। अनेक स्थानों पर वे छत्रसाल से लड़े, परंतु कहीं किसी युद्ध में विजय न पा सके। छत्रसाल ही सदा विजयी होते रहे।